अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। आज हमने जो टॉपिक शुरू करना है वो है हेड्स ऑफ अकाउंट्स। जी तो क्लास, जैसे कि मैंने टॉपिक आपको क्लास में भी दिया था, आज मैं इसको दोबारा रिवाइज कर रही हूँ। हेड्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में आपको बताना है। हेड्स ऑफ अकाउंट मैंने आपको बताया था 5 किस्म के होते हैं। पहले एसेट्स, लाइबिलिटीज़, इक्विटीज़, रेवेन्यू और इनकम एंड एक्सपेंसेस। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, देयर आर द 5 टाइप्स। ठीक है ना, 5 टाइप्स हैं एसेट्स की। इसमें सबसे पहले है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ एंड रेवेन्यू, इनकम एंड एक्सपेंसेस। ठीक है ना, अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें जो है नेक्स्ट प्रोसेस देखना पड़ेगा। अब एसेट्स क्या होते हैं, हमारे सात जात होती हैं। ठीक है, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल आइटम्स दैट द कंपनी ओन्स डेट वट हैव द वैल्यू, जैसे कैश, कंप्यूटर सिस्टम, पेटेंट्स। अब इसका मतलब क्या है कि हमारे पास टेंजिबल एंड इनटेंजिबल 2 तरह के आइटम्स होते हैं। अब टेंजिबल और इनटेंजिबल से क्या मुराद है। टेंजिबल से मुराद होता है कि वो वाले एसेट जिनको हम पकड़ सकते हैं, जैसे कि ज़मीन है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है। और इनटेंजिबल एसेट जिनको हम पकड़ नहीं सकते, जिनको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, जैसे कि कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर होता है। अगर आप लोग कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को हाथ लगाओगे तो नहीं लगा सकोगे, क्योंकि आप जो है बेसिकली, अब आप मोबाइल को टच करते हैं तो मोबाइल को टच करने से आप ये देखिए कि हम मोबाइल की स्क्रीन को टच करते हैं, वो उसका हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर तक हम नहीं पहुंच सकते। ठीक है ना, तो इसका मतलब वो हमारे पास इनटेंजिबल एसेट होगा। इसके अलावा कोई गुडविल होती है, वो भी हमारा जो है इनटेंजिबल होता है, इनटेंजिबल एसेट होता है। हम आके इसकी मज़ीद डिटेल देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, एसेट्स कैन बी डिफाइन एज एन ऑब्जेक्ट एंटिटी वैदर द इंटेंजिबल एंड टेंजिबल। ठीक है, अब टेंजिबल एसेट्स की बात हो रही है। टेंजिबल एसेट्स क्या है, these are the physical entities that the business own as a land, building, vehicles, equipment and inventory। यानी कि ये हमारे पास फिजिकल एंटिटीज़ होती हैं। फिजिकल एंटिटीज़ मतलब चीज़ें होती हैं। ठीक है, फिजिकली तौर पे एक अपनी हैसियत रखती हैं, जिनकी एक ख़ास वैल्यू होती है। बिल्डिंग है, व्हीकल्स वगैरह हो गए, ये सारे हमारे टेंजिबल एसेट्स होंगे, जो जिसका जो है वो बिजनेसमैन मालिक होता है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास है इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली उन चीज़ों को जिनको हम पकड़ नहीं सकते। ठीक है, जैसे कि पेटेंट्स हो गया, इसके अलावा हमारी गुडविल होगी, हमारी अच्छी रेपुटेशन होगी। ठीक है, वो हमारे पास सारे इंटेंजिबल एसेट कहलाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सच एन अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल हमारा इंटेंजिबल एसेट बेसिकली यहाँ पे उन्होंने लिख दिया हुआ है, लेकिन ये किसी जगह पे कंसिडर नहीं होता। ठीक है, क्योंकि ये मतलब कि एक किस्म की सिर्फ वैल्यू को डिटर्मिनेट करते हैं, हमारे मनी को डिटर्मिनेट करते हैं। अब अगर गुडविल है, गुडविल से मुराद क्या होता है कि हमारी अच्छी रेपुटेशन लोगों के आगे क्या है। ठीक है, एक जैसे कोई डॉक्टर है, उसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी होती है लोगों के यानी कि बिहाफ पे, यानी लोग कहते हैं कि जी इसका जो है वो ट्रीटमेंट बहुत अच्छी करता है। वो कैसे, अब आप कह सकते हो, क्योंकि उसने अपना एक नाम कमाया है। तो बिज़नेस जो भी अपना नाम कमाता है वो उसका इंटेंजिबल एसेट ही कहलाता है। ठीक है, आगे हमारे पास आते हैं करंट एसेट्स। ये ना एसेट्स की सारी टाइप्स हैं। ठीक है, टेंजिबल एसेट्स हो गए, इंटेंजिबल एसेट्स हो गए, करंट एसेट्स हो गए। यहाँ पे जो अकाउंट रिसीवेबल लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली मेरे पास करंट एसेट कहलाता है। ठीक है, करंट एसेट बेसिकली कौन से होते हैं, एसेट्स आर द ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर लाइफ स्पेन और द लिक्विडिटी। लाइफ स्पेन का मतलब होता है कि इनकी ज़िंदगी की जो मुद्दत है ना वो बहुत कम होती है, या लिक्विडिटी से मुराद ये होता है कि ये फ्लोटिंग फॉर्म में होता है, जैसे कि कैश है। कैश को हम कभी भी जो है वो कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो वो सारे एसेट्स जो बेसिकली फ़ौरनी तौर पर जो है वो कैश में कन्वर्ट हो जाएं, तो वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, करंट एसेट्स कहलाएंगे। ठीक है, करंट एसेट्स होते हैं कि कभी भी हम चीज़ को बेच के पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब स्टॉक भी हमारे पास करंट एसेट होगा, क्लोजिंग स्टॉक जिसको हम लोग कहते हैं वो भी हमारे पास करंट एसेट्स होगा। अकाउंट रिसीवेबल जिनसे हमसे पैसा वसूल करना है वो भी हमारे पास करंट एसेट्स ही कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास हेड ऑफ अकाउंट्स में है, सॉरी इसमें तीसरी जो चीज़ आ रही है एसेट्स की वो है फिक्स एसेट्स। ठीक है, हमने टेंजिबल एसेट्स के बारे में पढ़ा, इंटेंजिबल एसेट के बारे में पढ़ा। अभी जो टेंजिबल एसेट है ना, इसका दूसरा नाम है फिक्स्ड एसेट। ठीक है, टेंजिबल और फिक्स एसेट तकरीबन सेम है, बल्कि होते ही सेम है, क्योंकि टेंजिबल एसेट भी वो होते हैं जो फिजिकल हैसियत रखते हैं।
ठीक है। फिजिकली हम उनको पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ज़मीन, बिल्डिंग एंड फर्नीचर और व्हीकल्स वगैरह जो है। फिक्स एसेट भी यही चीज़ है। फिक्स एसेट्स में क्या लिखा हुआ है, आर द टेंजिबल एसेट। देखिए यहाँ भी उन्होंने ये बात कर दी है कि ये भी टेंजिबल एसेट है विद द स्पेन लाइफ। स्पेन लाइफ मतलब कि अपनी एक मुद्दत है, उसकी ज़िंदगी की एक लिमिट है, ठीक है, जिसको हम एक लिमिट तक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, 1 साल के लिए या इससे ज़्यादा टाइम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिक्स एसेट्स माइट इंक्लूडिंग द मशीनरी, बिल्डिंग एंड व्हीकल्स, ठीक है। मशीनरी, बिल्डिंग या व्हीकल पर ये मुश्तमिल है। फिक्स एसेट आर टिपिकली नॉट वेरी लिक्विड एंड बिकॉज ऑफ देयर हायर कॉस्ट एसेट्स आर नॉट एक्सपेंस्ड but depreciated, are written off over the number of years according to the several depreciation शेड्यूल्स। अब यहाँ पे जो बात हो रही है फ़िक्स एसेट्स के बारे में, यहाँ पे ये बताया गया है कि फ़िक्स एसेट जो हैं वो भी टेंजिबल एसेट की तरह होते हैं, लेकिन उनकी लाइफ जो है वो लिमिटेड होती है, ठीक है। ये जो है वो बेसिकली एक्सपेंस तो नहीं होते लेकिन डेप्रिशिएट होते हैं। डेप्रिशिएट का मतलब होता है टूट फूट हो जाना, कि कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं तो इस्तेमाल करने से उनकी वैल्यू गिर जाती है। जब उनकी वैल्यू गिर जाती है तो उसका मतलब ये है कि वो एसेट डेप्रिशिएट हो गया है। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई भी चीज़ खरीदते हो, लेट्स सपोज आपने फर्नीचर ख़रीदा है, फर्नीचर को आपने यूज़ किया है, मशीनरी ख़रीदी है या बिल्डिंग ख़रीदी है या व्हीकल ख़रीदी है, तो उनको आपने यूज़ किया है, तो यूज़ करने की वजह से वो हो जाते हैं ख़राब। जब वो ख़राब होंगे तो ऑब्वियसली उनकी वैल्यू कम होगी, तो उसका मतलब ये होगा कि वो डेप्रिशिएट हो गए हैं, ठीक है। ये तो होते हैं हमारे एसेट्स। नेक्स्ट हमारे पास है लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं हमारे पास? लाइबिलिटीज़ आर द डेट्स आर द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ अ बिजनेस। यानी डेट्स का मतलब होता है कर्जे। लाइबिलिटी हमारे पास कर्जे होते हैं जो लोगों से हमने उधार लिए होते हैं। फाइनेंशियल और ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कि फाइनेंशियल, ये हमारे पास जो कह सकते हैं कि मालियाती हमारे पास, ऑब्लिगेशंस का मतलब कि हमारे पास कर्जे होते हैं बिजनेस के। द मनी ऑफ अ बिजनेस owes टू देयर लाइबिलिटीज़ आर क्लासिफाइड करंट एंड लॉन्ग टर्म। जैसे एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स होते हैं, फिक्स एसेट होते हैं, इस तरह से लाइबिलिटीज़ की भी टर्म है। इसमें करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होती हैं। करंट लाइबिलिटीज़ को शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ भी कह सकते हैं, यानी कि ऐसे कर्जे जो हम विद इन द 12 मंथ्स जो है वो अदा कर देते हैं। मतलब हमने किसी दोस्त से उधार ले लिया या हमने बैंक से जो है वो 1 मंथ या 6 माह के लिए जो है वो उधार ले लिया, तो ऐसे डेट्स जिनको हम लोग 1 साल के अंदर अंदर जो है वापस कर देते हैं वो हमारे पास करंट लाइबिलिटीज़ कहलाती हैं। तो करंट लाइबिलिटीज़ आर द डेट्स that are the paid in the 12 month or less and consist mainly of the monthly operating debts. Example of current liabilities may include the accounts payable and customer deposit. Current liability are usually paid with the current assets. Current liabilities are usually paid with the current assets. For example, money of a company's checking account. A company working capital is the difference between the current assets and current liabilities. अब इसका मतलब ये है कि current liabilities जो ज़्यादातर जो हैं हमारे current assets को ही अदा करने के काम आती हैं। मिसाल के तौर पे लिखा हुआ है कि मनी ऑफ अ कंपनी की जो मनी है उसको चेक करने के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, अपने वर्किंग कैपिटल को देखते हैं। वर्किंग कैपिटल से मुराद ये होता है कि हम अपने करंट एसेट्स को करंट लाइबिलिटी से कंपेयर करते हैं। अब करंट एसेट्स कौन से होते हैं हमने अभी पीछे पढ़ा है, आपको दिखाती हूँ एक दफ़ा। करंट एसेट्स के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा है कि जो पैसे में कभी भी कन्वर्ट हो सकती हैं विद इन द 1 ईयर, यानी 1 साल के अंदर अंदर हम जिनको पैसों में कन्वर्ट कर सकते हैं वो हमारे पास करंट एसेट्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पे हमने अगर किसी को पैसा उधार दिया हुआ है तो वो भी करंट एसेट कहलाएगा, जिसको हमने अकाउंट रिसीवेबल के नाम से बात की थी, ठीक है ना। इसके बारे में हमने कहा था कि ये हमारे पास करंट एसेट्स हैं, ठीक है, यानी कि वो लोग जिनसे पैसा वसूल करना होता है। और यहाँ पे बात हो रही थी करंट लाइबिलिटीज़ की, तो करंट लाइबिलिटीज़ यानी कि वो लाइबिलिटीज़ जिन लोगों को हमने उधार यानी कि इनसे लिया होता है और उनको हमने अदा करना होता है, तो इन दोनों का कंपैरिजन हमारे पास वर्किंग कैपिटल कहलाता है।
ठीक है, जिनका डिफरेंस क्या होता है करंट एसेट्स का और करंट लाइबिलिटी का डिफरेंस जो सा होता है वो हमारे पास वर्किंग कैपिटल कहलाता है। आगे हमारे पास है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ से मुराद ये होता है कि हम कर्ज़ा ले लेते हैं जो 1 साल से ज़्यादा होता है, यानी कि 10, 12 या 15 सालों के लिए होता है। ये कर्ज़ा हम कैसे लेते हैं, हम मॉर्टगेज करते हैं या लोन लेते हैं और उनके पीछे जो है सिक्योरिटी देते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म जब कर्ज़ा लिया जाता है तो सिक्योरिटी भी साथ उसकी अदा करनी पड़ती है। तो ऐसी लाइबिलिटी जो हम लोग 10-12 साल के लिए जो कर्ज़ा वसूल करते हैं, सॉरी अदा कर्ज़ा लोगों से लेते हैं और उनको जो है वो हमने एक मखसूस मुद्दत तक अदा करना होता है, वो हमारे पास करंट लाइबिलिटीज़ कहलाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इक्विटीज़। इक्विटीज़ बेसिकली हमारा कैपिटल ही होता है, यानी वो पैसा जो कारोबार का अपना पैसा होता है, इसको हम कैपिटल भी कह सकते हैं। इस पे लिखा नहीं सही तरह से जाना, ठीक है, आप इसको ऐसे ही देखो कि इक्विटी हमारा कैपिटल, यहाँ जिसे हम लोग उर्दू में हकूक भी कह सकते हैं, वो कहलाएगा। ठीक है, लिखा हुआ है इक्विटी इज़ द मोस्ट utmost important in after to the business owner because it is the owner financial share of the company। ठीक है, that portion of the total assets of company that owner the fully owns, मतलब कि कंपनी ने या बिजनेसमैन ने जो भी एसेट्स खरीदे हैं अपने पैसों के, वो उसकी इक्विटी कहलाएगी। अब जैसे कि आप लोगों ने अपना घर ख़रीदा है तो ज़ाहिर सी बात है आपने अपने पैसों का ख़रीदा होगा, तो ऑब्वियसली आपको नहीं कि आपको अपने घर पे एक हक है। ठीक है ना, आपको कोई घर से निकाल नहीं सकता, आपकी अपनी पोजेशन है, आपका अपना कब्ज़ा है उस चीज़ के ऊपर। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जो कंपनी ने या बिजनेसमैन ने या बिज़नेस ने जो है वो अपनी चीज़ें खुद बनाई हों अपने पैसों की, जैसे कि बिल्डिंग का ख़रीदी है, इक्विपमेंट है, या उसके पास उसका अपना कैश है, तो वो उसकी इक्विटी कहलाएगी। ठीक है, आप एग्जांपल लिख लो। फॉर एग्जांपल इफ़ यू परचेज द 30,000 व्हीकल, ठीक है, 30,000 की हमने व्हीकल ख़रीदी है, ठीक है, विद द 25 लोन। अब 25,000 जो है वो उसका डॉलर्स का हमने लोन दिया है और 5,000 का हमने कैश पे किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जितना कैश पे किया है ना, हम उतने ही उतने हिस्से के बस मालिक बने हैं। ठीक है, यू हैव अक्वायर्ड एन एसेट ऑफ $30,000 बट ओनली $50,000 ऑफ इक्विटी, यानी कि आपकी सिर्फ उस पर हक 5,000 है, 5,000 का ही रहेगा। मतलब एसेट्स हैं, उसमें लाइबिलिटीज़ और ओनर इक्विटीज़ आती हैं। जिन्होंने आईकॉम किया है उन्होंने अकाउंटिंग इक्वेशन या बैलेंस शीट देखी होगी, उसमें ये चीज़ ही आती है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस ओनर इक्विटी। कि हम अगर एसेट ख़रीदते हैं या तो अपने पैसों से ख़रीदते हैं या हम लोगों से उधार लेके ख़रीदते हैं। अपने पैसों का जितना ख़रीदा होगा उसके ऊपर उतना ही हमारा हक होगा। बाकी जो ओनर जो हमने दूसरों से लिया होगा, ओबियसली वो जब तक हम उनको अदा नहीं करेंगे तब तक हम उसके मालिक नहीं हो सकेंगे। मिसाल के तौर पे जब हम कोई चीज़ किस्तों पे लेते हैं तो उसका क्या करते हैं कि आधी पेमेंट कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे 5,000 आधी पेमेंट कर ली और बाकी जो है वो 25,000 हमने लोन में पेमेंट की। तो जब तक हम उसका पूरा लोन नहीं उतार लेते हम उस चीज़ के मालिक नहीं बनते। जैसे ही हम उसके सारे के सारा उसका कर्जा या किस्तें उतार देते हैं तो हम उस एसेट के मालिक बन जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से फिर हमारे पास जो एसेट होगा वो इक्विटीज़ और लाइबिलिटीज़ के ही दरमियान में रह सकेगा। अगर हमने पूरा का पूरा कर्जा अदा कर लिया तो एसेट के हम फुली मालिक हो जाएंगे, अगर नहीं तो इसका मतलब हम उसके मालिक नहीं होंगे। मालिक से मुराद कि हमारा अपना इक्विटी हकूक जो है वो मुकम्मल नहीं होगा। तो इक्विटी हम इसका एक और नाम भी दे सकते हैं, जैसे मैंने आपको क्लास में समझाया था कि जो कैपिटल होता है, जो सरमाया हमने कारोबार में लगाया होता है, अपना पैसा जो कारोबार में लगाया होता है वो इक्विटी कहलाता है, यानी कि कैपिटल का दूसरा नेम है। नेक्स्ट हमारे पास आती है इनकम, यानी कैपिटल लगा के हम जो भी पैसा बिजनेस से कमाते हैं वो हमारी क्या होती है, आमदनी होती है। इनकम इज़ द मनी ऑफ अ बिजनेस अर्न फ्रॉम द सेलिंग अ प्रोडक्ट एंड द सर्विसेज आर फ्रॉम इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन द मार्केटेबल सिक्योरिटीज़।
अदर नेम ऑफ फॉर इनकम एंड रेवेन्यू, ग्रॉस इनकम एंड टर्नओवर एट द टॉप लाइन। मतलब कि इसके अदर नेम इनकम के और नाम रेवेन्यू भी है, इसको कह सकते हैं, ग्रॉस इनकम भी कह सकते हैं, टर्नओवर भी कह सकते हैं एंड टॉप लाइन भी कह सकते हैं। नेट इनकम इज द रेवेन्यू लेस एक्सपेंसेस। रेवेन्यू में से जब एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, ठीक है ना, तो हमारे पास मतलब कि जब हमारे पास इनकम ज़्यादा होगी और एक्सपेंस कम होगा तो हम उसको टॉप लाइन भी कह सकते हैं। और अगर हमारे पास रेवेन्यू जो है वो एक्सपेंस से कम होगी तो हम उसको यानी कि नेट इनकम और प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट एंड द बॉटम लाइन इसको कह सकते हैं। इसके दूसरे तीसरे नाम है। आगे लिखा हुआ है इनकम इज रियलाइज्ड डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन द अकाउंटिंग मेथड इज यूज्ड व्हेन द बिजनेस इज अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग मेथड। लास्ट लेक्चर जब हमने पढ़ा था तो मैंने आपको दो तरह के अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ाए थे। एक कैश बेस अकाउंटिंग मेथड बताया था, एक अक्रूवल बेस अकाउंटिंग मेथड बताया था। ठीक है, यानी कि अक्रूवल बेस यानी कि वो हम लोग जो उधार लेते हैं या उधार देते हैं तो उसको हम रिकॉर्ड करते हैं तो वो हमारे पास अक्रूवल बेस कहलाता है। तो उन्होंने यहाँ पे ये कहा है कि दो तरह से हम इसको रियलाइज से मुराद होता है कि हम अपनी इनकम को डिटर्मिनेट कर सकते हैं दो तरीक़ों से। ठीक है, अक्रूवल बेस को भी यूज़ कर सकते हैं और कैश बेस को भी यूज़ कर सकते हैं। अक्रूवल बेस में क्या होता है, द रेवेन्यू इज काउंटेड एज सून एज इनवॉइस एंड एंटर इनटू द अकाउंटिंग सिस्टम। इनवॉइस से मुराद होता है रसीद। मिसाल के तौर पे हमने किसी से उधार चीज़ ख़रीदी है, उधार चीज़ उससे बेची है या ख़रीदी है, दोनों काम कर सकते हैं, या उधार बेचा है या उधार खर्चा है। ठीक है ना, अगर हमने उधार चीज़ ख़रीदी है, हमने उसकी पेमेंट नहीं की तो हम उसको अकाउंटिंग में लिख सकते हैं, लेकिन क्या नेम लेके लिखेंगे, अक्रूवल या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम पे लिखेंगे कि ये वो खर्चा है जो अभी हमने अदा करना है, इसको हम अनवाइस कह सकते हैं। ठीक हो गया। उसके अलावा मतलब कि हमने बात ये करनी है कि अगर हमने उधार की पेमेंट नहीं भी की तब भी हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन कैश बेस अकाउंटिंग सिस्टम में क्या होगा कि हमने जब तक पेमेंट नहीं वसूल कर ली या पेमेंट नहीं अदा कर ली तब तक हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम इसकी एग्जांपल लेते हैं कि लेट सपोज हम जनवरी से दिसंबर तक जो है वो सैलरीज जो है वो लेते हैं। ठीक है, अब देखा जाए तो दिसंबर की जो सैलरी है वो हमें जनवरी में मिलेगी, लेकिन दिसंबर की तो हमने जो है वो रिकॉर्डिंग करनी है। तो हम लिखेंगे कि हमने वो सैलरी अभी अक्रूड है, वो अभी हमने यानी देनी है, वो एक्सपेंस अभी हमारे पास आउटस्टैंडिंग है, तो अब तब भी हम उसको अक्रूवल बेस में रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन कैश बेस में क्या करेंगे कि जब दिसंबर की सैलरी जनवरी में देंगे तो जनवरी में जाके हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, दिसंबर में उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि अभी तक हमने सैलरी पे ही नहीं की। तो दो तरह से हम अपनी इनकम्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं, एक कैश बेस और एक अक्रूवल बेस। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस बेसिकली हमने जो है वो क्लास में भी पढ़ा था इस बारे में कि जब तक हम लोग कर्ज़ा जो है वो अपने यानी कि कोई भी कारोबार जो है वो डिफरेंट उनके जो है वो मोटिव होते हैं। ठीक है, मकसद होता है कारोबार को चलाने का। ठीक है, अगर हमारा वो मकसद पूरा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि हम जो है वो अर्निंग नहीं कर पाएंगे। मिसाल के तौर पे अब एक कॉलेज है, वहाँ पे कॉलेज का मकसद होता है बेसिकली कि हमने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। तो स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए ऑब्वियसली वो टीचर्स हायर करेंगे। तो जब टीचर्स हायर किए जाएंगे उनकी जो है वो सैलरी पे करनी पड़ेगी। तो उनको जो सैलरी पे करेंगे तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, एक्सपेंस में से ही पे होगा, क्योंकि एक्सपेंस बेसिकली हमारे पास जो है वो हमारे मकसद को पूरा करने के लिए होते हैं और ये हर मंथ होते हैं। ठीक है, एक्सपेंसेस आर द एक्सपेंडिचर्स ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ ऑफन मनी यानी कि अक्सर मंथली जो है वो होता है डैट अलाउ टू द कंपनी टू ऑपरेट। जो कंपनी किसी भी किस्म की जो कंपनी है या जो कारोबार है जो अपने कारोबार को ऑपरेट करने के लिए जो है वो हर मंथ जो है वो खर्चात करती है, वो सारे एक्सपेंसेस कहलाते हैं। एग्जाम्पल लिखी हुई हैं ऑफिस सप्लाईज यानी ऑफिस में जो चीज़ों की ज़रूरत होती है, यूटिलिटी रेंट यूटिलिटीज़ कहते हैं बिजली के बिलों को या गैस के बिलों को। ठीक है, इसी तरह से यूटिलिटी बिल्स हैं। ठीक है, एंटरटेनमेंट एंड ट्रैवल है। एंटरटेनमेंट कोई भी किसी भी किस्म का यानी कि हमने कोई बोनस वगैरह किसी एम्प्लॉय को देना हो या किसी को के लिए तफरी का प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज़ करना हो
तो वो भी एक्सपेंसेस में आता है। ट्रैवल एक्सपेंसेस भी, यानी कि कहीं जाना है हमने इधर से उधर, तब भी हम ये एक्सपेंसेस जो है वो काउंट कर सकते हैं। उसके बाद है एक्सपेंसेस लाइक रेवेन्यू अकाउंट्स, एक्सपेंस अकाउंट आर ऑल्सो टेम्परेरी अकाउंट्स आर द कलेक्टेड द डाटा फ्रॉम द वन अकाउंटिंग पीरियड। जैसे कि हमने अपनी सारी आमदनी रिकॉर्ड की करनी है। जैसे कि आप अगर किसी भी जो है वो शॉप पे जाते हो तो कोई भी चीज़ आप ख़रीदते हो तो वहाँ पे भी रिकॉर्डिंग होती है कि हमने इतनी इतनी सेल्स की, यानी हमारी इतनी इतनी रेवेन्यू हुई। तो इस तरह से वो अपने एक्सपेंसेस को भी रिकॉर्ड करेंगे। तो जिस तरह से रेवेन्यू को रिकॉर्ड किया जाता है, एक्सपेंसेस को भी रिकॉर्ड किया जाता है एक अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड से मुराद यहाँ पे ये होता है कि एक मुकम्मल एक मुद्दत होती है, यानी जनवरी से लेकर दिसंबर तक का सारा अकाउंटिंग पीरियड जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है। और उसमें ये देखा जाता है कि इसमें कितनी आमदनी है और हमें कितने जो है एक्सपेंसेस हुए हैं। ठीक है, वो सारा कुछ जो है वो कलेक्ट करके तो रिकॉर्ड किया जाता है। एंड द रेस्ट टू द ज़ीरो डैट द बिगनिंग ऑफ द अकाउंटिंग मंथ। ठीक है, यानी कि बिगनिंग से लेके एंडिंग तक का सारा प्रोसेस करके इसको क्लोज कर दिया जाता है। मोस्ट अकाउंटिंग प्रोग्राम्स आर परफॉर्म टास्क टू ऑटोमेटिकली, और बहुत से जो हैं वो काम ऑटोमेटिकली होते हैं। आपने सिर्फ एक्सपेंसेस को इतना ही एक्सप्लेन करना है, इससे मज़ीद जो है वो आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। जी तो क्लास ये हमारे सारे हेड्स ऑफ अकाउंट से। ठीक है, आपने इनको देख लेना एक दफ़ा, फिर से इसको समझ नहीं आई वो मुझसे पूछ लें। वैसे तो हमने ये क्लास में भी रिवाइज़ किया था। ठीक है, मैं आपको ये फिर बता रही हूँ क्योंकि कल हमने जो है वो बेसिक जो है वो उसके जो है वो क्वेश्चन जो है वो शुरू करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।